सेक्शन आई थिंक बी में या ए में रोल नंबर कौन सा था? 42 आई थिंक 42 या 33 का रोल नंबर है। सर वो पहले नहीं था आपके? जो आपने बताया अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही अभी। जिस भी स्टूडेंट ने कोई बात की है ना, तो वो उसकी वो रुक रुक की आवाज आ रही थी। आई थिंक नेट स्लो है ना, इस वजह से मुझे समझ नहीं आई उसकी क्या कहा है। सर अब स्टार्ट कर ले लेक्चर, बच्चे अब नहीं आ रहे थे। चलें, सही है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आप सेक्शन ए, बी और सी तीनों ग्रुप्स में बता देंगे कि क्लास स्टार्ट है ना, कि जिसने इधर ज्वाइन करना है वो कर सकता है। जी सर, तीनों सेक्शन के बच्चे मिक्स ही हैं सर, तीनों को पता है सर। ठीक है। ये कौन मैसेज कर रहा है कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम लगे हैं? ये रोल नंबर क्या है इसका? पता नहीं है। जी मेरा रोल नंबर 134 है। आज ही मैसेज किया। 134 रोल नंबर। हाँ, तो 134 के 16 मार्क्स लगे हुए हैं यार, कम थोड़े हैं ये। अरे ये पहले भी वो कुछ पीछे भी बस इसमें पहले तो भी मैंने क्या थे? ठीक है फर्स्ट में भी मसला आ रही थी, इसमें तो मैंने करके अच्छी तरह किया था सर, इसमें तो कम रहेगा। नहीं, तो फर्स्ट में तो मुझे नहीं पता आपके कितने मार्क्स हैं, वो तो मैंने नहीं देखे ना कि फर्स्ट में आप पास हैं फेल हैं, क्या सीन है। सर मैंने तो इसमें तो आपका मैंने पेपर अच्छी चेक तैयारी करके करके नंबर लगाए हैं। अच्छी अच्छी तरह किया था पेपर सर। अच्छा, सही है। आप कह रहे हैं कि आपने पेपर खुद सारे किए, आपको प्रोग्राम सारे आते हैं जो लिखे हुए हैं, तो मतलब मैं वाइवा ले सकता हूँ आपका? जी सर, मैं अपनी तरफ से कोशिश की थी सर, इसमें तो ताकि बेहतर हो सर। तो प्रोग्राम्स लिखे थे सारे? जी जी सर। वर्ड फाइल भेजी है मुझे? जी MS वर्ड फाइल भेजी है मुझे? जी जी भेजी हुई थी सर। PDF की बात कर रहे हैं आप, क्या वर्ड की बात कर रहे हैं? मुझे ये नहीं सर, कंफर्म करें। पीडीएफ सर। PDF तो मैं एडिटेबल वर्ड फाइल की बात कर रहा हूँ भाई। वो अगर आपने प्रोग्राम लिखे होते तो वहां से फिर आप पेस्ट करके भेजते ना। जी सर। हाँ चलो, इतने नंबर काफी हैं, मतलब फ्री में आप लोगों को नंबर मिल गए हैं, तो नेक्स्ट टर्मिनल में हम देखेंगे कि क्या कुछ सीन है ना, उसमें बढ़ा लेंगे नंबर आपके। ठीक है सर। असाइनमेंट और क्विज के मैंने अच्छे नंबर लगा दिए हैं सबके। ओके सर। हाँ, तो भी आप अपना माइक वो म्यूट करें ना, क्योंकि पीछे से चाय चाय की आवाज आ रही है ना, काफी शोर पड़ा हुआ है। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप फंक्शंस वाले चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, या कोई और टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं? मुझे बता दें, जो भी पढ़ना है वो मैं फिर आपको कवर करवा देता सर हूँ। ये चैप्टर 1 यही है सर। ठीक है, चैप्टर 8 सही है। तो चैप्टर 8 में हमारे पास फंक्शंस है ना, कि फंक्शंस, यूजिंग फंक्शंस है बेसिकली, कि हमने फंक्शंस को यूज़ कैसे करना है। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि आपने फंक्शंस जो ऑलरेडी बिल्ड इन है C++ लाइब्रेरी में, उनको यूज़ कैसे करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था उसमें था कि आपने खुद फंक्शंस को लिखना कैसे है, मतलब कैसे बनाना है उसको। तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था।
तो फंक्शंस बेसिकली क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन दोबारा हम वो कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्कशन। फंक्शंस बेसिकली प्रोग्राम ही है, आप जिस तरह प्रोग्राम लिखते हैं ना वो ही चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ आप ऐड नहीं करते उस तरह से, ये कुछ स्पेशल चीज़ है ना। जस्ट आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए उसके कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, मतलब अगर लेंथी प्रोग्राम है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक प्रोग्राम आप लिखे हैं उसमें 4-5 डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना आप। तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी मैथमेटिक्स में, अगर आप एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर रूट किसी नंबर का फाइंड कर रहे हैं, तो आप इनके क्या करें, अलहदा अलहदा से पार्ट्स बना दें अपने प्रोग्राम में, और उन पार्ट्स को अलहदा से फंक्शंस का नाम दे देना, फंक्शंस उनके लिख दें, ताकि आपको, आपने जब एक रूल सेट कर लिया कि स्क्वायर रूट आपने कैसे फाइंड करना है, उसका आपने प्रोग्राम लिख दिया, तो फिर आपको बार बार अपने उस प्रोग्राम में, ये किसने अनम्यूट किया हुआ है, तो बार बार आपको अपने प्रोग्राम में उसको दोबारा वो लाइंस नहीं लिखना पड़ेंगी, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेंगी, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक लाइन लिखनी पड़ेगी। एक लाइन कौन सी, आपने जो फंक्शन बनाया होगा उस फंक्शन का नाम लिख के आपने उस फंक्शन को जस्ट कॉल करना है, तो फिर क्या होगा, आपका कोड दोबारा से कंपाइलर उसकी तरफ चला जाएगा, उस फंक्शन के अंदर जो लाइंस लिखी हुई है वो दोबारा रन होंगी, और उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगी। मतलब आप लेट से कह लें कि आपने स्क्वायर रूट की सिंपल एग्जांपल आपको मैंने करवाई है, वो हम कर लेते हैं ना। लेट से कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स का है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आपने स्टेप 1 में स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर स्टेप 4 पे जाके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्टेप 8 पे जाके अगेन फाइंड करना है, स्टेप 10 पे जाके, मतलब एक क्वेश्चन में 3 या 4 दफ़ा आपने स्क्वायर रूट इक्वेशंस लिखी हुई है डिफरेंट, उसमें आपके पास आ रहा है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि लाइन नंबर 1 छापा है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे ये सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप सारा ये प्रोग्राम लिख देना, ये जो लाइन सारी है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। फिर लाइन नंबर 4 पे जाके दोबारा स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए दोबारा से यही सारी लाइंस कॉपी पेस्ट उधर कर दें, ठीक है। फिर लाइन नंबर 6 है, 8 है, 10 है, या जोन सी भी है, वहाँ पे जाके दोबारा ये कॉपी पेस्ट करें। तो कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा कि आपकी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जाएंगी, जितनी आपकी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होती जाएंगी प्रोग्राम की, उतने ही एरर के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका प्रोग्राम लेंथी होता जा रहा है, और आप उसमें में भी वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल के नाम आपने गलत रख दिए हों, जो वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं वो आगे पीछे कर दें, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। बजाय इसके आप क्या करते हैं, इसका अल्टरनेट क्या है, फंक्शंस आप बना लेते हैं। आपने ये जो प्रोग्राम स्क्वायर रूट वाला लिखा है, इसका एक फंक्शन बेसिकली बना लेते हैं, और उस फंक्शन का नाम को रख देते हैं स्क्वायर रूट या जो भी है। फिर आपने अपना प्रोग्राम लेट से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, लाइन नंबर 4 पे आपने उसको यूज़ करना है, तो उस लाइन नंबर 4 पे जस्ट आप एक लाइन लिखेंगे ना, कौन सी, वो फंक्शन का नाम, और उसमें पैरामीटर पास कर देंगे जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेगा कंपाइलर, लाइन नंबर 4 से पीछे बैक एंड पे जाएगा, जिधर आपने वो फंक्शन का वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, वहां से सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको उसका आंसर दे देगा। इसी तरह लाइन नंबर 10 पे जाके आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, लाइन नंबर 14 पे भी जाके एक लाइन लिखनी है, तो आपका प्रोग्राम, मतलब वो जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपके प्रोग्राम का सारा, वो सिंप्लीफाइड वे में आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं ना, ये हम इसलिए फंक्शंस लिखते हैं। प्लस कोई फंक्शन इस तरह का जनरल भी हो सकता है कि अगर आपने एक लिख दिया है, तो आप लेट से एक प्रोग्राम लिखे आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर रूट की ही बात कर लेते हैं, तो आप मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल 1 आपने सॉल्व किया, उसके लिए प्रोग्राम लिखा, आप उसमें वो कॉल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करना है, तो आपने वो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट का, तो उसमें भी आप जस्ट उसको क्या एक लाइन से कॉल कर सकते हैं। अब दोबारा आपको वो लाइनें लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वो जो फंक्शन लिखा हुआ है उसी फोल्डर में सेव किया हुआ है, तो आप उसको उधर से कॉल कर सकते हैं, तो वो आपके पास उसकी भी आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, सीआर के मैसेज आ रहे हैं कि आप आज क्लास लाइव इवेंट से लें, मेरा नेट स्लो है, और पता नहीं किसके मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं ना। जी अगर सर, आप वो इस कुछ बच्चे कह प्रोग्राम रहे हैं को,
अभी स्टार्ट हो गई है यार, अभी क्या, अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे। अब सही है जो भी है, आप लोग समझा देना उनको ना, शायद उनको ओके ऑलरेडी ये चीजें आती हों। तो इसमें सिंपल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्क्वायर रूट किसी नंबर का फाइंड कर रहे हैं। आपको पता है 100 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है तो आपके पास 10 आंसर आता है। 200 का है तो उसका अलग से आंसर आएगा। किसी भी नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपके पास आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर पे आप जस्ट स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस करके उसके बाद नंबर देते हैं, इक्वल का साइन, आपके पास क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाती है। तो आप जब ये अंडर रूट का साइन प्रेस करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि इसके बैक एंड पे क्या है? मतलब जब आप प्लस का साइन ऐड करते हैं तो आपका कोई और काम परफॉर्म हो रहा है, कोई और फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। जब माइनस का करते हैं तो कुछ और हो रहा है। तो ये बैक एंड पे बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग है कि आप जो वैल्यू पास करते हैं उसका अंडर रूट फाइंड करना है और वो कैसे फाइंड करना है, और उसके पीछे मेथड्स हैं सारे लगे हुए, और उन मेथड्स में क्या है, यही प्रोग्रामिंग जो हमने लाइन्स लिखी हुई हैं, यही चीज़ें इसी तरह की लाइन्स हैं लिखी हुई। आप जो भी नंबर देते हैं इस तरह से कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं और उसके बाद आउटपुट पे आपके पास रिजल्ट आ जाता है। लेट्स से कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसमें आप क्या करते हैं, न्यूटन्स का जो नॉर्मल मेथड है, आइटरेटिव मेथड, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसमें डू वाइल आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आइटरेशंस आपने परफॉर्म करनी है। मतलब ये एक किस्म का कह लें कि आप पहले एक आंसर आपके पास आ जाता है, आप उसको चेक करते हैं कि क्या वो जो आंसर है वो आपके ओरिजिनल आंसर के क्लोज है या नहीं है। कैसे आपको पता है ओरिजिनल आंसर क्या होना चाहिए? आपको डेफिनेटली पता है, लेट्स से आप 100 का अंडर रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपको पता है आंसर 10 होना चाहिए। तो जो आपके पास आंसर आया है उसका अगर आप स्क्वायर करें, उसको उतने से मल्टीप्लाई करें तो आपका वो नंबर बनता है। तो आप अपनी एक एरर की इक्वेशन बना लेते हैं जो यहाँ पे डिफरेंस की बनी हुई है ना। उसमें क्या है, रूट मल्टीप्लाई बाई रूट, मतलब जो नंबर आ रहा है आंसर उन दोनों को आपस में स्क्वायर करके माइनस इनपुट जो नंबर किया हुआ है। अगर तो ये डिफरेंस आपका कम है, 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो स्क्वायर रूट नंबर का है वो सही फाइंड हुआ है ना। तो स्टार्ट पे क्या है कि पहली इटरेशन में तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, तो आप क्या करते हैं, डबल रूट आपने एक वेरिएबल 1 के इक्वल रख दिया, डिफरेंस एक वेरिएबल आपने यूज़ करना है, वो डबल टाइप आपने रख दिया, फिर डू वाइल आपने यूज़ कर ली। मतलब वाइल यहाँ पे नहीं यूज़ की बल्कि डू वाइल आप यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आप क्या करें कि आइटरेटिव्स जो आपके पास जो एरर का चीज़ है ना वो आप लास्ट पे इसको सेट कर लेना। आप चाह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम जो लिखा हुआ है लाइन्स वो एटलीस्ट एक दफ़ा रन हो जाए। ये ना हो कि वाइल लूप में आपको ऐसी कंडीशन लगानी पड़े ताकि आप इस वाइल लूप से पहले एंट्री करें उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो। तो इसमें आपका पहले सबसे पहले लेट्स से कि आप इनपुट देते हैं, मैंने 100 या 120 ऐड कर दिया ना, या 50 कर लें, मैंने इनपुट दी 50। तो डबल डिफरेंस आपका आ गया, रूट इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से रूट इज इक्वल टू रूट प्लस इनपुट ओवर रूट। रूट अभी आपने क्या रखा हुआ है 1, आप 0 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। 1 प्लस इनपुट मैंने किया 50 डिवाइडेड बाई रूट 1। 1 प्लस 50 कितना हो गया 51 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आता है 25.5 आपके पास आंसर आ गया। STD आउट रूट इज आपके पास आंसर आ गया 25.5। 50 का अंडर रूट आपको पता है 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ये 25.5 है, ये आंसर गलत है। अगली लाइन पे जाके आप उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, एरर देख रहे हैं कि जो आंसर आपका आया क्या वाकई सही है, क्लोज है जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए था। ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए था, आपको पता है कि जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर करूंगा तो वो ओरिजिनल अगर आंसर होगा तो वो उसमें से नंबर माइनस करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि रूट जो आंसर आया मेरा उसका मैं स्क्वायर करके माइनस इनपुट से चेक करता हूँ क्या आंसर मेरा सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पे 25.5 मल्टीप्लाई बाई 25.5 माइनस 50, तो डिफरेंस की वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा आएगी इसकी। तो इट मीन्स कि आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जो आपका अंडर रूट आपने फाइंड किया नंबर का वो सही नहीं है। 25.5 आपका आंसर ठीक नहीं है। फिर आगे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी कि वाइल डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.0001 और डिफरेंस इज लेस देन -0.0001। अब ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, आप अगर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं मतलब एज ए प्रोग्रामर, तो आप इस जो इक्वेशन ये जो लिखी हुई है कंडीशन आपने वाइल में लिखी हुई है, ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है कि मिनिमम एरर इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एरर है तो आपकी आइटरेशंस चलती रहनी चाहिए। जब आपका डिफरेंस इतना आ गया है मतलब बहुत कम हो गया है, तो तब आपका प्रोग्राम क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए ना। यहाँ पे ये कंडीशन है, वाइल नीचे आपने लगाई हुई है। यहाँ पे क्या है, वाइल डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.0001 के जब तक आपका डिफरेंस, ये वाला जो आंसर है
0.0001 से ज्यादा है, मतलब लेट्स से कि 0.0002 आपका इसका आंसर आ रहा है डिफरेंट का, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है, ये दोबारा इटरेशन परफॉर्म करेगा। आर डिफरेंस इज लेस देन, उसी तरह आप माइनस में भी उसकी वैल्यू रखेंगे ना, आपको नहीं पता कि ये वाला नंबर जो आपका आंसर आएगा स्क्वायर होके माइनस से होके ये माइनस में भी जा सकता है, तो आपको फिर दोनों कंडीशन रखनी पड़ेंगी, प्लस वाली भी यहाँ पे और माइनस वाली भी। माइनस वाली हमने क्यों रखी, क्योंकि हमें पता है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे, लेट्स से कि आपके पास आता है आंसर 7, यहाँ पे रूट का आंसर आता है 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49 माइनस 50, तो अब आपके पास -1 आंसर आ जाता है, तो इट मीन्स कि -1 क्या है, फिर कंडीशन आपकी वो उस तरह से दोबारा इटरेशन परफॉर्म करेगी कि डिफरेंस नहीं है लेस 0.0001 से ग्रेटर है आपका आंसर आ रहा है, तो ये दोबारा ये ऊपर चला जाएगा ना। तो इस तरह ये आपके पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इटरेशंस परफॉर्म हो रही हैं 3 4 5 6 इटरेशंस, नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा नंबर इसमें पास कर रहे हैं ना, तो वो आपको आंसर दे देगा उस नंबर का स्क्वायर रूट, लेट्स से कि 10 इटरेशंस के बाद। तो इसी तरह अगर आप लेट्स से कि आपके प्रोग्राम में आपने न्यूमेरिकल एक सॉल्व करना है या कोई भी और चीज़ सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम है उसमें स्क्वायर रूट है, तो आप बार बार यही इटरेशंस परफॉर्म करते रहेंगे, बार बार यही कोड लिखते रहेंगे, तो ये कोड फिजिबल नहीं होगा, मतलब आप एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम को मतलब ख़राब कर रहे हैं किस्म का। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है ना ये वाला, इसको एक ऐसे पैकेट में बंद कर देता हूँ जिसको मैं बाद में दोबारा यूज़ कर लूँ, मतलब एक बॉक्स में मैं इसको डाल देता हूँ, उस बॉक्स का एक नाम रख देता हूँ, लेट्स से कि जब मैंने दोबारा ये वाला यूज़ करना है किसी नंबर का स्क्वायर रूट, तो उस बॉक्स का नाम लूँगा और उसको नंबर दे दूंगा कि ये नंबर है भाई तुम्हारे पास, और ये आपका मतलब आइडेंटिफिकेशन है, आपने ये काम मुझसे करके देना है। तो क्या होगा, मतलब फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, तो वो नंबर आपके पास दोबारा उस बॉक्स के पास जाएगा, उस बॉक्स में कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, वापस आपके पास आउटपुट आ जाएगी, तो आपको बार बार ये वाली लाइन्स लिखनी नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह का जो काम है हम फंक्शन से करते हैं ना, फंक्शन हम बना लेते हैं और फिर उसको बाद में इन्वोक कॉल करते रहते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली चीज़ है कि इसलिए हम फंक्शंस को लिखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि न्यूटन्स के मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, इंटर नंबर 2 रूट पहले 1.5 आ गया, फिर इतना आ गया, फिर अगली इटरेशन में इतना आ गया, फिर अगली इटरेशन में इतना आ गया, जब तक आपकी एरर जो है वो जो भी आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उससे कम नहीं आ जाती, तब तक ये इटरेशंस परफॉर्म होती रहेंगी, चलता रहेगा आपका प्रोग्राम। While this code may be acceptable, कह रहा है कि एक्सेप्टेबल तो है, काम तो कर रहा है, कोई मसला नहीं है, फॉर मैनी एप्लीकेशंस बेटर एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट दैट वर्क फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर प्रिसाइज आंसर, कह रहा है कि इससे अच्छे एल्गोरिदम्स भी हैं जो वर्क करते हैं फास्टर और प्रिसाइज रिजल्ट देते हैं। लेट्स से कि ये न्यूटन्स का मेथड था, ये पुराना मेथड है ना, तो इसमें आपके पास आंसर आ रहा है 10 इटरेशंस के बाद। अगर आप मॉडिफाइड न्यूटन मेथड या इसके जो लेटेस्ट मेथड्स आए हुए हैं वो यूज़ करेंगे तो उनमें मे भी आपको 2 या 3 इटरेशंस के बाद आपका आंसर मिल जाए। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो उनमें से कोई भी यूज़ आप कर सकते हैं, किसी का भी फंक्शन बना सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम विद द कोड इज़ दिस, जो और प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और engineering application and must use different formulas in various parts of the source code and each of these formulas involves square roots in some way। कह रहा है कि अगर आप कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आ रही हैं 10-12, तो हर एक इक्वेशन में स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दोबारा यही कोड कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो अपने कोड को इतना लेंथी कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। In mathematics, for example, you use square root to compute the distance between two geometric points। यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है कि आप यहाँ पे लेट से डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो आपके पास ये फार्मूला है, तो इसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके अलावा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर भी अंडर रूट आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रूट मीन स्क्वायर वाली चीज़ को फाइंड कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा। अगर इस तरह की इक्वेशन होंगी तो आपने बार बार वो ही प्रोग्राम कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा, तो इसको बार बार कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है क्या करें, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है आल्सो व्हाट इफ वी डेवलप अनदर प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स कंप्यूटिंग ए रूट मीन स्क्वायर। कह रहा है कि एक आपने प्रोग्राम लिखा उसमें रूट मीन स्क्वायर का आपने फार्मूला सारी इक्वेशंस लिख दी, अब वो प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, अब आपने एक और प्रोग्राम लिखना है, लेट्स से न्यूमेरिकल 1 आपने सॉल्व कर लिया,
न्यूमेरिकल 2 आपने सॉल्व करना है, तो उसमें दोबारा वो रूट मीन स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो क्या आप वही कोड, वही लाइंस दोबारा, वही चीज़ें, वही इक्वेशंस दोबारा उसमें लिखेंगे? आपके पास एक ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जो एक न्यूमेरिकल में वो चीज़ लिखी हुई है कोड, अगर आप उसका एक फंक्शन बना देंगे उस पार्ट का, उसको अलहदा सेक्शन बना देंगे उसका, तो आप इस दूसरे प्रॉब्लम में, दूसरे न्यूमेरिकल में उसको कॉल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो, उस फंक्शन के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं, वो आप इस प्रोग्राम में भी उन लाइन से काम ले सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास एडवांटेज है फंक्शंस का, कि आप अगर दोनों फंक्शंस, दोनों चीज़ें, प्रोग्राम्स आपके पास सेम फोल्डर में हैं, तो आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आपका कंपाइलर उस फाइल में चला जाएगा, वहाँ से प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो लाइन्स रन करके जो आउटपुट आ रही है वो आपको रिटर्न करेगा। Will we need to copy the code from listing into every program that needs to compute square roots, or is there a better way to package the square root code and reuse it? ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या हमें वहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा बार बार, या इससे कोई अच्छा मेथड है कि हम उसको पैक कर लें, किसी एक पैकेज उसका एक बना लें जिसको हम बार बार यूज कर सकते हो। कोड इज मेड रीयूजेबल बाई पैकेजिंग इट इन फंक्शंस। हम फंक्शंस की फॉर्म में इसको पैक कर लेते हैं, बेसिकली एक बॉक्स आप बना लेते हैं ना, बॉक्स के ऊपर आप लिखते हैं रेड, येलो, ब्लू, इस तरह से। फिर जब आपके पास कोई प्रोग्राम आपने लिखना है, उसमें रेड के रिलेटेड आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो आप जस्ट रेड को नाम देते हैं, उसकी जो नाम है वो, और उसके अंदर पैरामीटर्स दे देते हैं जिन पे उसने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो आपके पास वो प्रोग्राम दोबारा रेड के पास चला जाएगा, वहाँ से लाइन्स रन करके जो आउटपुट आएगी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली फंक्शंस है। फंक्शन इज अ यूनिट रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड का एक यूनिट है बेसिकली वही कोड, वही प्रोग्राम है, वही लाइन्स है। लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम को इतना लेंथी बना लें, अगर लेंथी आप बना भी लेते हैं और उसमें कोई एरर आ जाती है, उसको ट्रेस करना, उसको रिमूव करना बार बार हर एक पॉइंट में, हर एक पार्ट में, तो आपके लिए काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करें, आप फंक्शंस लिखते हैं, जो भी काम करना है उसके लिए फंक्शंस अलग-अलग से बना दें। अब इंट्रोडक्शन टू यूजिंग फंक्शंस है, ऑलरेडी फंक्शंस बिल्ड इन है। जिस तरह हमने बात की कि अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप स्क्वायर रूट के लिए न्यूटन्स का मेथड की लाइंस लिख लें, उससे आपके पास स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। या SQRT एक ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शन है C++ लाइब्रेरी में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ कैसे करना है, SQRT आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर वो पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब बेसिकली जब SQRT आप लिखते हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक लाइन आपका कंप्यूटर नहीं कर रही आंसर। आपने जब SQRT लिखा तो आपका कंपाइलर यहाँ से बैक एंड पे चला जाएगा और वहाँ पे जो कोड लिखा होगा, जो लाइंस लिखी होंगी SQRT के लिए, वो सारी लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रन होंगी सारी। उसके बाद जो आपके पास आंसर आता है वो आपको रिटर्न होगा। बेसिकली जो आप सामने लाइंस लिख रहे थे वो बैक एंड पे लिखी जा चुकी हैं, तो आपको वो दोबारा लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम आसान कर दिया गया है। तो आपने जस्ट SQRT लिखना है, नंबर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे वही प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें अब आपने इक्वेशन नहीं लिखी, एरर वाली, डिफरेंस वाली, डू वाइल यूज़ नहीं की, आपने सी आउट इंटर नंबर, सी इनपुट आपने इंटर किया, डबल रूट इज इक्वल टू, रूट क्या है, कोई वेरिएबल है, डबल टाइप है, इक्वल टू किसके इक्वल है, आपने अब लिख दिया SQRT। SQRT क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है जिसको आप कॉल कर रहे हैं और उसको पैरामीटर कौन सा पास कर रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इनपुट। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 50 इनपुट किया ना, तो आप SQRT ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 50। जब कंपाइलर आपका SQRT पे पहुंचेगा ना, तो इसको समझ आ जाएगी कि आप फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से उस फंक्शन के पास चला जाएगा जहाँ पे ये फंक्शन लिखा होगा, मतलब C++ की लाइब्रेरी में उस फंक्शन के पास जाएगा, क्या लेके जाएगा, ये 50 जो वैल्यू है ये लेके उसके पास चला जाएगा और फिर वो लाइंस उस फंक्शन के अंदर जो भी लाइंस लिखी हुई हैं वो सारी रन हो जाएंगी। वहाँ पे 50 यूज़ होगा, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, उसका जो अंडर रूट का आंसर आता है वो आ जाएगा और फिर जो आंसर आता है वो यहाँ पे इसके रूट के इक्वल आ जाएगा। जो भी आंसर है, लेट्स से कि 50 का आंसर 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो वो रूट इज इक्वल टू आपका 7 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। तो आपका काम बहुत आसान हो गया। आपने मतलब रूट, स्क्वायर रूट के लिए दोबारा से वो फार्मूले कुछ भी नहीं लिखने हैं ना, आप जस्ट एक कमांड लिख रहे हैं और पैरामीटर दे रहे हैं जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आपको उसका आंसर मिल रहा है। तो ये बेसिकली यूजिंग फंक्शंस के हमारे पास फ़ायदे हैं।
जब भी आपने मैथ के रिलेटेड कुछ चीज़ यूज़ करनी है तो आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड सी मैथ लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है, इसके अलावा cos थीटा साइन थीटा एंगल्स हैं डिफरेंट, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें सी मैथ लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि क्या कहाँ से मैं ये, आपने लेट से लिखा SQRT, तो उसको समझ ही नहीं आएगी SQRT है क्या, वो पीछे जाएगा, उसको कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। SQRT के रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी चीज़ें कोड की लिखी हुई हैं, वो सी मैथ लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। जब आप इसको इंक्लूड करेंगे स्टार्ट पे, तो वो जो सारा कोड सी मैथ लाइब्रेरी का है वो आपके कोड का पार्ट बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। अगर आप उस हिस्से में से कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉल करेंगे उसको, तो वहाँ से वो कोड लाइन्स कंपाइलर आपका रन करके आपको आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन SQRT और ब्रैकेट के अंदर जब आप इनपुट लिखते हैं तो ये बेसिकली कमांड क्या कहलाती है, फंक्शन इन्वोकेशन, आल्सो नोन एज फंक्शन कॉल। इसको आप कहते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, मतलब जगा रहे हैं उसको कि आपका अभी काम आ गया और आप मुझे ये काम करके दो। ये होता है फंक्शन की इन्वोकेशन और फंक्शन कॉल। फंक्शन इन्वोकेशन या फंक्शन कॉल में क्या होता है कि आपने फंक्शन का नाम लिखना होता है और ब्रैकेट्स लगा के अगर उस फंक्शन को कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए पैरामीटर्स चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो वो ब्रैकेट के अंदर वो पैरामीटर्स आपने देने हैं, वो वैल्यूज़ आपने देनी हैं, तो फिर आपकी वो कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फंक्शन प्रोवाइड्स ए सर्विस टू द कोड दैट यूजेस इट, सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली। अब यहाँ पे इस फिगर से नेक्स्ट एक आएगी, उसमें समझाया गया है कि आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो किसको काम दे रहा है और क्या हो रहा है। ये मैंने चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई है, इसमें कोई ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं है। आगे जब फिगर आती है तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली ये सारी चीज़ बताई जा रही है कि आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रही है, उसमें आपके पास टाइम चल रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका मेन फंक्शन है। ये जो बॉक्स ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है ये मेन फंक्शन है, जो इंट मेन आप लिखते हैं, उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आपने SQRT को कॉल कर दिया तो आपका मेन फंक्शन, ये जो ब्लू आपको कलर डार्कर ब्लू नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप मेन फंक्शन आपका आइडल बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। उसने यहाँ से आप लेफ्ट से स्टार्ट हुए, यहाँ से नंबर एक 16 पास कर दिया किसको, SQRT वाले फंक्शन को। अब ये जो चीज़ है SQRT वाला फंक्शन कैलकुलेशंस कर रहा है, फंक्शन ने इसने कैलकुलेशंस की, एट द एंड इसने 4 आंसर कैलकुलेट किया, इसने दोबारा रिटर्न कर दिया मेन को आंसर 4। जब मेन को दोबारा रिटर्न किया फिर मेन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। फिर मेन में आपने 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसने दोबारा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को कॉल कर दी और खुद आराम से बैठ गया, और स्क्वायर रूट वाले फंक्शन ने क्या किया, अपना टास्क परफॉर्म किया और आउटपुट इसको दे दी। अब पिछली जो स्लाइड है उनमें ये लिखा हुआ था कि जो मेन फंक्शन है वो ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ नहीं भेजता, बल्कि जो आप नंबर है जिसका आपने वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसकी एक कॉपी बनाता है एक अलग से पेज पे, वो आपके स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को देता है कि आप इसकी कैलकुलेशन पढ़ें। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन उस कॉपी को चेक करता है, वहाँ से वैल्यू लेता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, उसके बाद उस जो वो पेज आपने जो दिया होता है उसको डिस्कार्ड करता है, खत्म कर देता है, और उसके बाद जो आंसर होता है उसको एक अलग पेज पे लिख के आपके मेन फंक्शन को दे देता है। मेन फंक्शन जब वो आंसर देखता है तो वो आंसर अपने पास सेव कर लेता है, और जो पेज आपने मतलब उसको प्रोवाइड किया होता है उसको वो डिलीट कर देता है, खत्म कर देता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। लेट्स से कि आपने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको यहाँ वैल्यू इक्वल टू 16 आपने लिख दिया डबल रूट। अब ये मेन फंक्शन आपका यहाँ से काम कर रहा है ना, मेन फंक्शन आ रहा है डबल रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वैल्यू, आपने वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया जो कि 16 है। तो अब जब ये रूट को आप SQRT को कॉल करेंगे तो आपका मेन फंक्शन फ्री बैठा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कोई काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसने SQRT को कॉल किया हुआ है, जब तक इसका आउटपुट नहीं आता आपका कंपाइलर अगली लाइन फ्री बैठा होगा आपका ये मेन फंक्शन सारा। जब इसका आंसर आ गया उसके बाद आप अगली लाइन पे मूव करेंगे, अगली लाइन पे क्या, अगेन आप SQRT को यूज कर रहे हैं, तो दोबारा वो कॉल होगी, दोबारा नंबर आपका कंप्यूट होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये फंक्शन है, आपने काम को कह लें कि आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाइड वे में प्रोग्राम लिखने के लिए, या अपने प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए आप फंक्शंस को यूज करते हैं। फंक्शंस को लेट से कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार मेरे फंक्शन को मुझे समझ नहीं आ रही, मैं नहीं यूज़ करता नहीं इसको, मैं अपने प्रोग्राम को कम्प्लेक्स ही बना लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही करता जाऊँगा प्रोग्राम को, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं काम कर लूँगा, मुझे ये तैयारी नहीं करनी। लेकिन प्रोग्रामर का सिर्फ यही काम नहीं होता कि खुद प्रोग्राम लिखे, उसका काम ये होता है कि अगर कोई और बंदा है जिसने प्रोग्राम लिख के उसको दिया हुआ है उसको उसने समझना भी है,
लेट से क्या आपको कोई प्रोग्राम दे देता है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है बेटा, आप इसको मॉडिफाई करें, इसमें ये चीज़ें ऐड करें और ये इसको मॉडिफाई करके मुझे आप रिटर्न करें, या इसको समझ के मुझे बताएं क्या किया हुआ है। अगर उस बंदे ने अपने कोड में सारे फंक्शन ही लिखे हों, फंक्शन से ही काम चलाया हो सारा, मतलब बड़ा अच्छा कोड लिखा हो उसने प्रोफेशनल वे में, तो अगर आपको फंक्शंस की समझ नहीं, फंक्शंस नहीं आते, कैसे इसको कॉल करना है, ये नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरामीटर पास कैसे करने हैं, क्या आंसर आएगा, कहाँ पे कंपाइलर जाएगा, तो फिर आपके लिए वो कोड समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको फंक्शंस का भी पता होना चाहिए कि कैसे इनको कॉल करनी है, इन्वोक करना है, और कैसे आपने अगर खुद फंक्शन किसी चीज़ का बनाना है तो वो कैसे बनाना है और फिर उसको कैसे कॉल करना है। अब नेक्स्ट मैक्सिमम फंक्शन है ना, लेट्स से एक नेक्स्ट फंक्शन है, आप उसमें क्या करते हैं, नंबर का कंपैरिजन करते हैं। अगर आपसे कहा जाए दो नंबर है उनका कंपैरिजन करें, तो आप इफ स्टेटमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, मैक्स इज इक्वल टू नंबर 1, एल्स मैक्स इज इक्वल टू नंबर 2। ये आप 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आपके पास ऑलरेडी मैक्स का फंक्शन एक पड़ा हुआ है। इस मैक्स के फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो इसके बैक एंड पे जो प्रोग्राम है वो वही इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो अभी मैं बता रहा हूँ वही लिखी हुई हैं, लेकिन वो वाली आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए काम आसान कर दिया गया है। आपने जस्ट मैक्स फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट लगा के दो वैल्यूज़ दे देनी है कि दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो आप क्या करेगा, आपका वो जो फंक्शन है उसको क्या करेगा, मैक्स वाले फंक्शन को कॉल करेगा, मैक्स वाले फंक्शन में कंपाइलर आपका चला जाएगा, वहाँ पे आपकी जो इफ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है उसमें दोनों नंबर का कंपैरिजन होगा, कैलकुलेशंस होंगी, जो नंबर ग्रेटर होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा और मैक्स फंक्शन आपको 7 रिटर्न कर देगा। ये जो बॉक्स ब्लैक नजर आ रहा है बेसिकली जस्ट इसमें एम ए नहीं लिखा हुआ सिर्फ कि एम ए लिखा हुआ तो ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। एम एक फंक्शन है। इस ब्लैक बॉक्स में आपका जो कोड है ना वो इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ, वो कोड इसमें हमने इनक्लोज कर दिया हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा, जो कि सी मैथ लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है सारा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप किस तरह स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को डिफरेंट वेज में कॉल कर सकते हैं, मतलब आपने जो ब्रैकेट लगानी है उसके अंदर वैल्यूज कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब फर्स्ट लाइन में एसक्यूआरटी ब्रैकेट लगा के आप उसमें वैल्यू खुद इंटीजर जो भी नंबर है वो पास कर सकते हैं, ये ट्रू है। उसके अलावा एसटीडी सी आउट, उसमें आप कोई वेरिएबल एक्स लिख सकते हैं। लेट्स से कि आपने वो वेरिएबल एक्स ऊपर डिफाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू आपके पास है, तो आप जस्ट वेरिएबल एक्स लिखेंगे तो उसकी कैलकुलेशंस भी हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स आपके पास 16 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 आ गया, माइनस 5 कितना हो गया 27, तो इस ब्रैकेट में फाइनल आंसर 27 होगा, उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये भी वैलिड है, ये भी सही है। इसके अलावा एक्स आप लिख सकते हैं, इसके अलावा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 करेंगे, ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन है, कोई उसको भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डबल स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें एक दफ़ा, जो आंसर आ जाएगा उसको फिर दोबारा फाइंड करें तो 2 दफ़ा आ जाएगा। अगर 3 टाइम्स करना है तो एक दफ़ा फिर आपको स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा नंबर का। तो इस तरह आप स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैक्स का फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर का क्या मतलब है, पैरामीटर का मतलब है कि आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखते हैं इसको पैरामीटर कहते हैं, जो पैरामीटर आपने पास करने हैं। लेट्स से कि आपने एक स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन में एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी आपको, कि आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन तो लिख दिया है लेकिन उसमें एक वैल्यू चाहिए होगी, कौन सी वैल्यू, जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखनी पड़ती है कि ये 16 है, इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब ये फंक्शन आपका स्क्वायर रूट वाले के पास जाता है तो ये जो आपने पैरामीटर इसमें लिखा होता है ये भी साथ लेके जाता है, इसकी एक कॉपी बना के लेके जाता है, तो उस फंक्शन में वो वैल्यूज देता है और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होकर आपके पास आंसर आता है, तो इसको पैरामीटर्स बोलते हैं जो आप वैल्यूज ब्रैकेट में लिख रहे हैं। द पैरामीटर दैट ए कॉलर कैन पास टू स्क्वायर रूट कैन बी ए लिटरल नंबर, कोई भी लिटरल नंबर हो सकता है, ए न्यूमेरिक वेरिएबल भी हो सकता है, एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, इक्वेशन भी हो सकती है, और इवन ए फंक्शन इन्वोकेशन दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेप्टेबल न्यूमेरिक रिजल्ट, या इसके अंदर भी फंक्शन इन्वोकेशन हो सकती है, जिसमें हमने स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन लिखा स्क्वायर रूट का और उसका नंबर फाइंड किया ना, मीन्स के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो सब कुछ जिसका आंसर आपके पास एक वैलिड एक्सेप्टेबल न्यूमेरिक रिजल्ट जिसका आएगा। अब आप इसके अंदर वो चीज़ नहीं लिख सकते जिसका रिजल्ट आपके पास अल्फ़ाबेटिक आ जाए या किसी और टाइप में आ जाए ना, तो उस तरह की एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते। आप हर वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसका नंबर आपके पास रिजल्ट न्यूमेरिक आता है। लेट्स से कि आप
2x² + 2y - 5 ये इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यूज के बाद इसकी कैलकुलेशन होगी, आपके पास फाइनल आंसर एक नंबर कोई भी आ जाएगा। Some C++ functions like sqrt compute a value and return it to the caller। caller कौन सा है? आप जब जो फंक्शन को इन्वोक करता है, कॉल करता है, उसको caller कहते हैं। The caller can be used this result in various ways as shown in listing। कह रहा है कि लिस्टिंग में शो किया गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। इसके अलावा इलीगल स्ट्रिंग इज नॉट ए नंबर। आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपने वो कोटेशन मार्क्स का ध्यान रखना है कि मतलब आप डबल कोटेशन में कोई नंबर नहीं लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो आपके पास ये स्ट्रिंग बन जाएगी, ये नंबर नहीं होगा। जब भी आप स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को कॉल में जाएंगे तो आपके पास एरर हो जाएगी, क्योंकि आपके स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को स्ट्रिंग नहीं चाहिए बल्कि एक इंटीजर या डबल टाइप नंबर चाहिए था, वो आपने पास नहीं किया, वो गलत हो गया। तो जो पैरामीटर आपने पास करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपने उनकी टाइप भी सही टाइप इंटर करनी है, प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही आपने उसमें पास करने हैं। अब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के बारे में लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या है, इसके अंदर क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट्स से आप ये कमांड लिखते हैं मैक्स 4, 7, तो ये 4 और 7 अब मैक्स वाले फंक्शन में जाएंगे, वहाँ पे अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है कि इफ नंबर वन उसको 4 रख लेगा, इज ग्रेटर देन नंबर 2, मैक्स इज इक्वल टू नंबर 1, एल्स मैक्स इज इक्वल टू नंबर 2। तो वो जो रिटर्न आंसर आएगा वो यहाँ से इसके पास आपके पास आउटपुट पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द कॉलर्स पर्सपेक्टिव ए फंक्शन हैज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फंक्शंस के जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं ना वो ये हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम है, हर एक फंक्शन का नाम होगा, नाम के बगैर तो कोई फंक्शन नहीं होता। जिस तरह आप हर एक स्टूडेंट का अपना अपना नाम है, तो मतलब आइडेंटिफिकेशन है आपकी, इसी तरह फंक्शन की भी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, हर एक फंक्शन का नाम होगा। एवरी फंक्शन हैज ए नेम that identifies the location of the code to be executed। फंक्शन का नाम बेसिकली क्या करता है, क्या आपको बताता है कि लोकेशन बताता है उस कोड की जो आपने एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से कि आपने फंक्शन का नाम को रखा हुआ है ABC, तो ABC जब आप इसको कॉल करते हैं तो इसका मतलब है कि ABC फंक्शन जो आपने लिखा हुआ है, जहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब जितनी लाइन्स लिखी हुई हैं, तो वो लोकेशन बेसिकली आप बता रहे हैं इसको कि ये ABC है और इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको रन कर दें। फंक्शन नेम्स फॉलो द सेम रूल्स एज वेरिएबल नेम्स। अब यहाँ पे बताया गया कि आप जो आइडेंटिफायर्स के लिए रूल फॉलो करते हैं ना कि पहला नंबर जो है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, स्पेसेस आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी जो रूल्स हैं सारे, तो वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो आप इस तरह फंक्शन का नाम भी जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं ना, उसी तरह आपने फंक्शन का नाम भी रखना है। तो इसमें आप स्पेसेस और एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपने वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर टाइप्स। A caller must provide the exact number and types of parameters that a function expects। तो फंक्शन ने जिस चीज़ की उम्मीद रखी हुई है, फंक्शन को जो चीज़ चाहिए, तो आपने वही पैरामीटर्स पास करनी है। जहन में क्या रखना है, टाइप, जिस टाइप के फंक्शन को पैरामीटर्स चाहिए होंगे वही टाइप आपने प्रोवाइड करनी है, प्लस उतने ही पैरामीटर्स पास करनी है। लेट्स से कि आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है ABC जिसमें आपने 2 वेरिएबल यूज़ करने हैं x y, तो जब आप ABC को कॉल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपने x y 2 वेरिएबल्स की वैल्यू पास करनी है। अब यहाँ पे आप 3 वेरिएबल x y z की वैल्यू नहीं पास कर सकते, या अगर 3 कर भी देंगे तो 3 ऊपर चली जाएंगी, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर लेट से कि आप 3 की बजाय 1 पास कर रहे हैं ना, आपके फंक्शन को x और y 2 वैल्यूज चाहिए थी, आप जस्ट ब्रैकेट में ABC ब्रैकेट में x लिखते हैं, तो अब जब ये कॉल होगी ऊपर तो अब आपके पास एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को 2 पैरामीटर्स चाहिए थे। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके पास 2 पैरामीटर्स आएंगे, लेकिन जब आप एक पैरामीटर उसको x की वैल्यू लेट से आप देंगे तो उसके पास y की वैल्यू है ही नहीं। अगर y की वैल्यू नहीं है तो वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेगा, आपको रिजल्ट कैसे देगा, वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। इस तरह आपके पास एरर आ जाएगी। तो आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो आपने पास करने हैं, उसकी टाइप और उसका नंबर, कि कितने पैरामीटर्स पास करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने ये उसको फोकस रखना है इस पर, कि ये आपने चेंज नहीं करना। लेट्स से कि आपका फंक्शन है वो डबल टाइप एक्सेप्ट कर रहा है ना वेरिएबल्स आपके पास, तो आप यहाँ से अगर इंटीजर दे रहे हैं तो फिर भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, वो डाटा लॉस हो जाएगा। अगर आप वहाँ से इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप कैरेक्टर टाइप इंटर कर रहे हैं तो फिर आपके पास एरर आ जाएगी कि कैरेक्टर टाइप तो वहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा, वहाँ पे तो इंटीजर या डबल यूज़ हो रहा है। तो इसलिए आपने टाइप का भी जहन में रखना है कि कौन से पैरामीटर्स आप पास कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में।
यही पॉइंट लिखा हुआ है। सिमिलरली इफ द कलर पासेस पैरामीटर्स दैट आर नॉट कंपैटिबल विद द टाइप्स स्पेसिफाइड फॉर द फंक्शन, द कंपाइलर विल रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एरर मैसेजेस। आपके पास मैसेजेस आ जाएंगे एरर। नेक्स्ट है रिजल्ट टाइप, तीसरा जो पार्ट है फंक्शन का, रिजल्ट जो आपने लेना है फंक्शन से वो उसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए। ए फंक्शन कैन कंप्यूट ए रिजल्ट एंड रिटर्न दिस वैल्यू टू द कॉलर। फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और आपको फाइनल रिजल्ट देता है। द कॉलर्स यूज ऑफ दिस रिजल्ट मस्ट बी कंपैटिबल विद द फंक्शंस स्पेसिफाइड रिजल्ट टाइप। अब जब भी आपने फंक्शन लिखना है तो उसकी स्पेसिफाइड रिजल्ट जो टाइप है वो भी साथ लिखनी है। जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखा था कि जब आप फंक्शन को लिखते हैं नया बनाते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले डबल, इंटीजर, कैरेक्टर या कुछ वाइड भी आप लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। रिटर्न ये कौन सी डाटा टाइप करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लॉट करेगा, डबल करेगा, कैरेक्टर या वाइड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो वो आपने लाजमी लिखना है साथ। द रिजल्ट टाइप रिटर्न टू द कॉलर एंड द पैरामीटर टाइप्स पास्ड इन बाय द कॉलर कैन बी कंप्लीटली अनरिलेटेड। ये फंक्शन के प्रोटोटाइप में तीन ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह लेट से कि आप लिखते हैं ये SQRT है, अब इसमें आपने डबल लिखा हुआ है, डबल का मतलब है कि SQRT का जो आंसर आएगा वो डबल की फॉर्म में होगा। ये पैरामीटर ब्रैकेट के अंदर डबल लिखा हुआ है, मतलब आप जो पैरामीटर यहाँ पे नंबर देंगे वो डबल की फॉर्म में जाएगा। इसी तरह इंटीजर मैक्स, अब ये मैक्स एक फंक्शन है, इसमें आप दो वैल्यूज दे रहे हैं, दोनों इंटीजर टाइप दे रहे हैं ना, इसको एक्सेप्ट किया कर रहा है, इंटीजर टाइप एक्सेप्ट कर रहा है, और आपके पास आउटपुट पे कौन सी टाइप आएगी वो भी इंटीजर टाइप आपको रिजल्ट देगा। इसी तरह यहाँ पे रैंड का प्रोटोटाइप दिया हुआ है कि रैंड फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट भी आएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि रैंड एक फंक्शन है जिसको आप कॉल करते हैं तो आप ब्रैकेट में देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एम्प्टी है। नोटिस द एम्प्टी पैरेंथेसिस दैट इंडिकेट दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर्स। और कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसको पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं होती है काम करने के लिए, तो आप जस्ट ब्रैकेट्स लिख सकते हैं ना। फंक्शन को जब भी कॉल करना है फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स लाजमी लिखनी है, पैरामीटर्स हूँ या ना हूँ, ब्रैकेट्स लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अगर ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे तो इंटीजर रेंड वो कहेगा कि रेंड कोई वेरिएबल है आपका जिसकी इंटीजर टाइप है। फंक्शन के नाम के साथ ब्रैकेट्स का लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं इसको लिख के। इसके बाद वाइड फंक्शन का कहा गया कि अगर आप फंक्शन के साथ लिखते हैं वाइड, इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब आपके पास शो नहीं करेगा, वहाँ पे हिस्ट्री में आपके पास कोई भी डाटा नहीं आएगा, कोई भी यूज़ नहीं होगा। हाँ, सी आउट में आप कोई चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, बाकी उसमें से डाटा या कुछ वैल्यू ऐसी कैलकुलेट नहीं होगी जिसको आप प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जिट फंक्शन क्या करता है, द एग्जिट फंक्शन इमीडिएटली टर्मिनेट्स द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है। एग्जाम्पल साइड इफेक्ट्स इंक्लूड प्रिंटिंग समथिंग ऑन द कंसोल, ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। CMath लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मच ऑफ द फंक्शन साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक मैथमेटिक के फंक्शन जो ऑलरेडी जिनकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है पीछे CMath लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, तो वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले स्क्वायर रूट का फंक्शन है, SQRT है, क्या करता है, कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, SQRT x इज इक्वल टू अंडर रूट x, इस फॉर्म में, मतलब कोई नंबर है उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उस नंबर के लिए आप जस्ट क्या करें, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को कॉल करें, पैरामीटर पास करें, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई की पावर किसकी फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप EXP लिखेंगे और उसके बाद पैरामीटर वो पास कर देंगे जिसकी आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। मतलब कंप्यूट्स ई रेज्ड ए पावर EXP x अगर लिखना चाह रहे हैं तो e की पावर x है आपने लिखना है, तो आप EXP डबल x लिख सकते हैं। आप कंपाइलर में डायरेक्ट e की पावर x नहीं लिख सकते, अगर आप e की पावर x लिखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं पता कि क्या कैलकुलेट करना है। जब आप EXP वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो अच्छा उसे पता होगा, अच्छा ये एक्सपोनेंशियल है तो इसमें इस तरह कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, ये कैलकुलेशन है इस नंबर की और ये आंसर है। इसी तरह लॉग आपने फाइंड करना है, 10 बेस वाला फाइंड करना है, एंगल साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है, कंप्यूट्स द कोसाइन ऑफ ए वैल्यू स्पेसिफाइड इन रेडियंस।
वो आपके पास कोसाइन किस चीज़ का फाइंड करेगा, जो वैल्यू स्पेसिफाइड रेडियंस में होगी। अगर आपके पास कोई वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट गिवन है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, उसके बाद आप उसका कॉस साइन फाइंड करेंगे, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पे डिग्री लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू स्पेसिफाइड इन रेडियंस, तो ये रेडियंस में एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू। इसके अलावा आप इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं, हाइपरबोलिक साइन सारे फाइंड कर सकते हैं, जो कुछ आप फाइंड करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब। इसके अलावा किसी नंबर की पावर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि 2 की पावर फाइंड मैं 5 फाइंड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, POW फंक्शन को यूज़ कर लेता हूं। पावर POW वाला फंक्शन, उसमें बेस जो मेरी वैल्यू है उसको पहले वेरिएबल के तौर पर मैं रख लेता हूँ कामा, फिर जो मैंने पावर बनानी है उसको दूसरा वेरिएबल रख लेता हूँ। लेट्स से कि मैं जब ये लिखूंगा POW XY, तो इसका मतलब है कि x रेज टू द पावर y, तो इस तरह की कैलकुलेशन आपकी परफॉर्म होंगी। इसके अलावा अगर आप एब्सोलूट वैल्यू, लेट्स से कि आपके पास कोई आंसर आता है तो आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव में आंसर ना आए, आप हमेशा उसको पॉजिटिव में चेंज करें, तो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं FABS, F एब्सोलूट। तो आप एब्सोलूट लिखेंगे, डबल यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी प्लस में आएगी उसका डेफिनेटली आंसर प्लस में ही आएगा, लेकिन जो माइनस में आएगी तो उसका आंसर भी प्लस में वो चेंज कर देगा। एब्सोलूट का मतलब है कि आप प्लस में ही आंसर चाह रहे हैं, नेगेटिव में आपको कोई आंसर नहीं चाहिए, तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं ना, लेट्स से कि आपने और बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, कोई और चीज़ें फाइंड करनी है तो यहाँ पे नहीं गिवन, तो आप गूगल कर सकते हैं कि हम ये कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट कमांड्स आ जाएंगे ना सारे, तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है तो ये कमांड लिखेंगे, ये कमांड लिखेंगे, तो आप वहाँ से सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे इसको लेके चलना है, हमने कैसे लाइंस लिखनी है। बाकी आपको इसको रट्टा लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने चीज़ लिखनी है आप गूगल करेंगे, अच्छा मैं ये चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ तो इसकी कमांड क्या होगी, तो आपके पास सामने आ जाएगी ये कमांड, आप इस तरह से लिखेंगे तो आप वो वहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल गिवन था जिसको आपने सॉल्व करना था कि आप इसको लेट्स से कि डिस्टेंस है, एक एयरप्लेन है और उसके बाद सैटेलाइट है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, D1 D2 X1 Y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके लिए आपने बेसिकली पहले इक्वेशंस लिखनी थी। तो x2 की इक्वेशन आपके पास x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा आई थी, y2 की इक्वेशन आपके पास ये आई थी। तो बेसिकली ये इसलिए प्रॉब्लम थी कि इसमें आप CMath लाइब्रेरी से डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, cos थीटा फाइंड कर रहे हैं, sin थीटा फाइंड कर रहे हैं, फिर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे आपने इसका प्रोग्राम लिखना है अगर इस तरह की इक्वेशंस होंगी। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है, कांस्टेंट डबल रेडियंस इज इक्वल टू 10 पाई मल्टीप्लाई बाई 80। अगर डिग्री आपके पास कोई चीज़ है जो 10 डिग्री है तो उसको आपने cos फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, तो आप उसको पहले पाई बाई 180 जो कन्वर्जन नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा। अब कांस्टेंट डबल cos 10, अब cos 10 यहाँ पे एक वेरिएबल आपने रख दिया, अब इसको कैपिटल में रख दिया है और कांस्टेंट आपने इसको रख दिया कि ये इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। cos 10 आपने ये वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि 10 डिग्री है उसका आप cos फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका cos कैसे फाइंड करेंगे, आप COS स्मॉल आपने लिखना है, ये फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या आप पास कर रहे हैं, रेडियंस, जो वैल्यू यहाँ पे रेडियंस में कैलकुलेट होगी वो पास कर रहे हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका cos 10 इज इक्वल टू आ जाएगा। cos 10 बेसिकली यहाँ पे ये वेरिएबल है कैपिटल जो आपने लिखा हुआ है, ये इसलिए आपने ये नाम लिखा हुआ है कि आप पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाए cos 10 है, अच्छा उसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, फिर sin 10 है उसकी ये वैल्यू लिखी हुई है। फंक्शन को कॉल आप यहाँ पे करवा रहे हैं, ये अब अपनी मर्जी से यहाँ पे A B कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये जस्ट वेरिएबल्स के नाम हैं, ये कुछ ये नहीं है कि ये cos 10 है तो इसका मतलब है कि cos 10 ही यहाँ पे आंसर आ रहा है, नहीं, आप इस साइड पे बेसिकली फंक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो इस साइड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे नाम रख दिया है। आप यहाँ पे cos _10 भी रख सकते हैं, cos _x भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ABC कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करने हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट आपने यूज़ करना है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन वो इक्वेशंस बनानी है और आप वो लिख सकते हैं। इसी तरह एक्स ओल्ड न्यू जो भी है वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि आपको बताया गया कि इक्वेशंस को जब आपने इंक्लूड करना है तो वो कैसे लिखना है। उसके बाद मैक्स और मिन का फंक्शन है, मैक्स है 2 नंबर्स आप पास करेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा आउटपुट पे। मिन अगर आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो 2 होंगी उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह क्लॉक का फंक्शन है, आपने देखना है कि अगर आपका प्रोग्राम कितनी टाइम में रन हो रहा है, मतलब टाइम कितना चेक करना लग रहा है आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो सी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड सी टाइम क्लॉक फंक्शन के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे,
क्लॉक्स पर सेकंड एक कांस्टेंट है जो ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, आल्सो डिफाइंड इन सी टाइम लाइब्रेरी. Under Visual Studio C++, the clocks per second constant is 1000, which means the call clock returns the number of milliseconds that the program has been running. अब वो कह रहा है कि क्लॉक्स पर सेकंड आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू है 1000 है, ऑलरेडी बिल्ड इन है सब कुछ. तो जब आप क्लॉक के फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा मिली सेकेंड्स में आता है, सेकेंड्स में नहीं आता. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है. तो अगर आपने क्लॉक के फंक्शन को यूज़ करना है तो आपको सी टाइम लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा. उसके बाद STD Cout इंटर है कैरेक्टर, आप किसी को भी कह रहे हैं कि कैरेक्टर इंटर करो, कुछ भी ABC कुछ भी इंटर करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है. क्लॉक टी, अब क्लॉक अंडरस्कोर टी का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्लॉक टी स्टार्ट कर रहे हैं. क्लॉक टी यहाँ पे क्लॉक वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, रिकॉर्ड स्टार्टिंग टाइम. अब सेकंड्स इज इक्वल टू क्लॉक. अब सेकंड्स क्या है, ये आपने एक वेरिएबल रखा हुआ है जो कि इज इक्वल टू है क्लॉक. जब क्लॉक वाले फंक्शन को आप कॉल करेंगे जो रिटर्न होगा रिजल्ट वो सेकंड्स में सेव हो जाएगा. इसी तरह आप STD सीन कर रहे हैं, कोई नंबर इंटर कर रहे हैं, दोबारा क्लॉक टी अदर इज इक्वल टू क्लॉक. अब क्या है, अदर एक और वेरिएबल है वो भी क्लॉक है, आप दोबारा क्लॉक को कॉल कर रहे हैं ना. ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम आपका कैलकुलेट करेगा और ये आपका क्लोजिंग एंड टाइम करेगा कि आपने कितनी देर में लेटर इंटर किया है. अब सेकंड की कोई वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से कि 100 आपके पास आंसर आ गया और अदर की वैल्यू आ गई आपके पास 700 आ गया. ठीक है, तो आप इन दोनों को डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इतना टाइम इसमें लगा है. तो आप अदर माइनस सेकंड्स करेंगे और उसको डिवाइड किस पे करेंगे, क्लॉक्स पर सेकंड, ताकि आपका आंसर क्या आ जाए, सेकंड्स में आंसर आ जाए. अगर आप सिर्फ अदर माइनस सेकंड्स करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मिली सेकंड, नंबर ऑफ मिली सेकंड्स होगा. अगर सेकंड में आपने चेंज करना है उसको तो क्लॉक्स पर सेकंड मतलब आपको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे उसको डिवाइड किया गया क्योंकि क्लॉक्स पर सेकंड ऑलरेडी एक कांस्टेंट है जो डिफाइन हुआ हुआ है लाइब्रेरी में. ठीक है, तो इस तरह से आप क्लॉक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह कैरेक्टर के फंक्शंस थे कि आपने अगर लोअर कैरेक्टर से अपर कैरेक्टर में चेंज करना है या अपर से लोअर में करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टेबल आएगा उसमें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये चीज़ें लिखी हुई हैं. कैरेक्टर फंक्शंस का मॉड्यूल जो है, अगर आपने कोई कैरेक्टर गिवन है उनको अपर में चेंज करना है तो टू अपर आप लिखते हैं. ये एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर्स देंगे उन सबको कैपिटल में चेंज कर देगा. यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है. टू लोअर का मतलब है कि अगर आप कैपिटल दे रहे हैं तो उनको लोअर में चेंज कर देगा, अगर ऑलरेडी वो लोअर में है तो वो लोअर में ही रहेंगे. इस अपर, अब आप चेक करना चाहेंगे जो नंबर्स आपने पास किए हुए हैं अल्फ़ाबेट वो क्या कैपिटल हैं या नहीं है. अगर वो कैपिटल हैं तो आपका क्या करेगा, नॉन ज़ीरो रिटर्न होगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी. अगर तो वो कैपिटल नहीं है तो आपके पास ज़ीरो रिटर्न होगा. इसी तरह लोअर का भी चेक किया जा रहा है, इस अल्फ़ा इस डिजिट ये भी आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा भी और कैरेक्टर फंक्शंस भी हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको और भी नज़र आएंगे. तो इनका ऐसा मेरे ख्याल में इतना यूज़ नहीं है. एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आप ये अपर लोअर और इस तरह से ये चीज़ें आप चेक नहीं करते ना, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये फंक्शंस हैं हमारे पास, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे काम चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है रैंडम नंबर्स. ये मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रोग्रामर बनते हैं या प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो रैंडम नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम में हर एक जगह पे आपके पास रैंडम नंबर्स यूज़ होते हैं. Some applications require behavior that appears random. Random numbers are useful particularly in games and simulations. Simulations क्या होती हैं, जो आप प्रोग्राम्स बेसिकली लिखते हैं, जो एल्गोरिदम्स आप लिखते हैं वो है सिमुलेशंस. किसी भी चीज़ की आपने सिमुलेशन करनी है आप उसका पूरा कोड लिखते हैं, वो उसको सिमुलेशंस कहते हैं. For example, many board games use a die, one of a pair of dice to determine how many places a player is to advance. मतलब जिस तरह आप सिंपल लूडो खेलते हैं तो उसमें आप डाइस को रोल करते हैं तो उसमें रैंडमली आपके पास हर दफ़ा डिफरेंट नंबर आता है. तो 1 से 6 तक आपके पास वैल्यूज़ हैं, कोई भी आती है. तो अगर आप उसका प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आपको रैंडम नंबर जनरेट करने पड़ेंगे 1 से 6 तक, कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, हर बार डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट हो जाए. अगर वो लेट से गेम ही बनाना चाह रहे हैं आप, लेट से कि आप ऑनलाइन भी खेलते होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स गेम ऑनलाइन जो लूडो है, तो जब आप उसमें आप एक बटन प्रेस करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि बैक एंड पे क्या हुआ है, बैक एंड पे सारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है. जब आप वो बटन प्रेस करते हैं तो रैंड वाली कमांड चलती है. रैंड वाली कमांड में क्या है कि 1 से 6 तक कोई भी नंबर आप जनरेट करो, कोई सा भी अपनी मर्जी से जनरेट हो जाता है. तो जब आप बार बार उसको प्रेस करते हैं हर दफ़ा एक नया नंबर आपके पास जनरेट हो रहा होता है. तो ये बेसिकली रैंडम नंबर्स हैं. तो रैंडम नंबर्स आपने कैसे जनरेट करने हैं, एल्गोरिथमिक रैंडम नंबर जनरेटर्स
you actually produce pseudo random numbers, not true random numbers. A pseudo random number generator has a particular period based on the nature of the algorithm used. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट किए जाते हैं, वो पीरियड्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपके पास जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका पीरियड आपने कितना रखा हुआ है, मतलब कितने टाइम के लिए आप उसको रन कर रहे हैं ना, तो वो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उस टाइम तक उसकी वो सीक्वेंस चेंज होती रहती है, लेकिन जब वो पीरियड खत्म हो गया दोबारा आपने उसको किया, रन किया, तो दोबारा से वही सीक्वेंस आपके पास रैंडम नंबर्स की जनरेट होना शुरू हो जाएगी. If the generator is used long enough, the pattern of numbers produced repeats itself exactly. यही मैं आपको बता रहा था कि अगर जनरेटर, आपने जो रैंडम नंबर जनरेटर है उसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया है, मतलब लेट्स से कि एक फंक्शन है, एक जनरेटर है, उसका पीरियड है 2 मिनट्स या 5 सेकंड या 10 सेकंड्स है, तो 10 सेकंड्स तक आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो तो डिफरेंट नंबर जनरेट होते रहेंगे, लेकिन जब दोबारा 10 सेकंड से दोबारा 11 सेकंड पे आप जाएंगे तो मीन्स कि वो दोबारा इसका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 1 से दोबारा फिर वही रैंडम नंबर्स वो जनरेट करना शुरू कर देगा. A sequence of true random numbers would not contain such a repeating subsequence. वो कह रहा है कि ट्रू जो रैंडम नंबर्स हैं उसमें वो नंबर्स रिपीट नहीं होते, हर दफ़ा डिफरेंट नंबर होते हैं. The good news is that all practical algorithmic pseudo-random numbers generators have periods that are large enough for most applications. कह रहा है कि इनके जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं ना, मतलब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, परेशान वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वो रैंडम नंबर दोबारा वही जनरेट होते रहेंगे. इनके पीरियड्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं ना, मतलब काफ़ी मिनट्स काफ़ी आवर्स के होते हैं ये, तो उसमें आपका हर दफ़ा रैंडम नंबर डिफरेंट जनरेट हो रहा होता है, तो आपने पूरे घंटे 2 घंटे तो प्रोग्राम को रन नहीं करना होता. हाँ, अगर आपके पास कुछ सिमुलेशंस हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप सुपर कंप्यूटर पे उनको रन कर रहे हैं, तो फिर आपका कोड 2 4 6 दिन लगा रहता है रन करने, तो आपके पास मिलियंस ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म होती हैं और इतना ज़्यादा डाटा होता है आपका, तो उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आपको लेट्स से कि 1 वीक के बाद आपको मिलता है ना आंसर. इस तरह की मतलब सुपर लैब्स होती हैं, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स जिनमें पड़े होते हैं, वो लैब्स होती हैं जिसमें लाइट आपकी 1 सेकेंड के लिए भी गायब नहीं होती, मतलब हर वक्त आपके पास अवेलेबल होती है, सोलर से या बैटरी से या जनरेटर लगे होते हैं या नॉर्मल जो सप्लाई वापटा की होती है उससे. इस तरह की लैब्स भी होती हैं, उसमें ये होता है कि आपने एक लेट्स से कि प्रोग्राम रन किया है तो ये 7 दिन 6 दिन 8 दिन 4 दिन तक रन होता रहेगा, मतलब 24 घंटे वो कैलकुलेशन कर रहा है, आइट्रेशन परफॉर्म हो रही हैं, बार बार डाटा चेंज करके कैलकुलेशन करता जा रहा है, फिर 7 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपको रिजल्ट देता है. तो अगर इस तरह की लैब्स में आपके पास लेट्स से कि आपने कैलकुलेशंस की हैं, 2 दिन आपका प्रोग्राम चलता रहा है, तीसरे दिन जाके आपकी 1 मिनट के लिए लाइट चलेगी, तो आपका वो प्रोग्राम सारा स्टॉप हो जाएगा, जो कैलकुलेशंस आपने की होंगी वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी, अगेन आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो सुपर कंप्यूटर्स आपके पास अच्छी लैब्स जो है उसमें होते हैं. लेट्स से कि आप MS MPhil करने चाहेंगे बाहर या PhD नेक्स्ट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे लैब्स आपको इस तरह की मिलेंगी और शायद आपको सिमुलेशंस भी इस तरह की परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जो डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा और वो रन हो कि आपके पास 2-4 दिन के बाद आंसर दे. इसमें क्या है, C++ प्रोग्रामर्स कैन यूज टू जनरेटिंग सूडो रैंडम नंबर्स. जनरल आप यूज कर सकते हैं srand एंड rand. वाइड srand unsigned integer range. srand establishes the first value in the sequence of pseudo random integer values. अब वो कह रहा है कि जो srand है वो क्या करता है, establishes the first value in the sequence of pseudo random integer values. को जो pseudo random integer values आपके पास आंसर आना है ना उसका, उसमें जो पहली वैल्यू है उसको वो establish करेगा srand आपका. Each call to rand returns the next value in the sequence of pseudo random values. अब वो कह रहा है कि आप जब उसके बाद इंटीजर रैंड को कॉल करेंगे तो ये जो लेट्स से कि आपने यहाँ पे 5 पास किया हो, तो पहला नंबर आपका 5 है, तो उसके बाद अगली जो इस सीक्वेंस में नंबर पड़ा हुआ है लेट्स से वो 12 है 15 है, तो इस कॉल के बाद आपको वो रिटर्न मिलेगा, उससे अगली जब ये कॉल करेंगे तो उसके अलावा अगला नंबर आपको मिलेगा. तो इसी तरह ये आपके पास सीक्वेंस चलती रहेगी. लेट्स से कि आपने ये प्रोग्राम लिखा #include cstd लाइब्रेरी, तो आप जब आप रैंडम नंबर यूज़ करते हैं तो आपको cstd लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ता है, cstd lib को यूज़ करना पड़ता है. जिस तरह आप करते हैं क्लॉक के लिए आपको क्लॉक का, C मैथ का आपको यूज़ करना पड़ता है मैथमेटिक्स के लिए, इसलिए रैंडम नंबर्स के लिए आपको cstd लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है. srand आपने 23 रख दिया, इट मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको 23 प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर इंटीजर इक्वल टू i इक्वल टू 0, i लेस देन 100, i प्लस प्लस, इंटीजर r इक्वल टू रैंड. 23 के बाद जो सीक्वेंस में पड़ा होगा नंबर आपको नहीं पता क्या है,
कंपाइलर को पता है वो क्या नंबर पड़ा हुआ है, तो वो आपके पास यहाँ पे आर में सेव हो जाएगा। अगली आइट्रेशन में उससे अगला जो नंबर होगा वो सेव हो जाएगा। इसी तरह नंबर सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी। रैंडम नंबर्स आपके पास जनरेट होंगे, और जो स्टार्ट पे आप 23 पास कर रहे हैं ना, वो सीड वैल्यू होती है, मतलब जो स्टार्ट पे आप उसको प्रोवाइड करेंगे, ये वैल्यू है, इसको लेके चलना है। हाउ कैन वी एस्टेब्लिश ए डिफरेंट सीड वैल्यू फॉर ईच रन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से कि आपने एक दफ़ा प्रोग्राम को रन किया और उसमें सीड वैल्यू आपने 23 रखी है, तो उस सीक्वेंस में जो रैंडम नंबर्स होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। अब दूसरी दफ़ा फिर आप उसी प्रोग्राम को रन करें और सीड वैल्यू दोबारा आपने 23 रखी है। सीड वैल्यू जब दोबारा सेम है तो इट मीन्स के दोबारा वही वाले रैंडम नंबर्स आएंगे, नए रैंडम नंबर्स आपके पास नहीं आएंगे। उस सीड वैल्यू के लिए जो रैंडम नंबर्स हैं वो वही सीक्वेंस रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने इस्टेब्लिश करनी है डिफरेंट सीड वैल्यू, ताकि हर एक आइट्रेशन में, हर एक रन में, मतलब एक दफ़ा प्रोग्राम आपने रन किया, जो आंसर आया है वो अगली दफ़ा जो आपने प्रोग्राम रन किया हुआ उससे डिफरेंट होना चाहिए, उसमें नंबर रैंडम नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट आने चाहिए ना। तो आप ऐसा क्या कोड लिखेंगे जिसमें आपके पास सीड वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जाए। तो इसके लिए मैंने आपको सी टाइम लाइब्रेरी का कहा था इंक्लूड करनी है आपने, और उसमें क्या था, एक कमांड मैंने आपको बताई थी, कौन सी, srand के बाद आपने स्टैटिक कास्ट अनसाइंड टाइम वाले फंक्शन को कॉल करना है और उसके ब्रैकेट में 0 पास कर देना है। अब ये क्या है, ये टाइम एक आपके पास लाइब्रेरी में डाटा पड़ा हुआ है सी टाइम में। वो क्या कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि जनवरी 1 1970 मिडनाइट से लेके आज तक जितने सेकंड्स हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं। ये आपको फंक्शन वो नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब लेट्स से कि अभी आप टाइम लिखेंगे तो अभी नंबर ऑफ सेकंड्स आपके पास कुछ और हैं, एक सेकंड के बाद जब आप दोबारा कॉल करेंगे तो नंबर ऑफ सेकंड्स आपके पास ये चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, हर सेकंड के बाद चेंज हो रही है। तो इस तरह आपके पास srand की जो सीड वैल्यू है जो आपने इस ब्रैकेट में लिखी है वो हर एक सेकंड के बाद, हर एक इंस्टेंट के बाद चेंज हो रही है। तो इट मीन्स कि हर दफ़ा आपके पास जो रैंडम नंबर्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। अब एक दफ़ा लेट्स से आपने इस प्रोग्राम को रन किया, आपने 100 रैंडम नंबर जनरेट करने थे, तो आप उसको सेव कर लेते हैं कि ये मेरे पास रैंडम नंबर्स आए। दोबारा फिर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जब दोबारा सेव करेंगे तो जो 100 नंबर नए आए होंगे वो पहले वाले से डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर एक लम्हे पे आपकी सीड वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए आपकी वो सीक्वेंस है रैंडम नंबर्स की वो चेंज होगी। ये आप प्रोग्राम लिख के भी कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से कि i इज इक्वल टू i लेस देन 10 या 5 रैंडम नंबर्स आप जनरेट कर लेना, तो अगर आप यहाँ पे ये सीड वैल्यू एक ही रखेंगे तो हर दफ़ा वही रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। रैंडम नंबर्स हैं, डिफरेंट रैंडम नंबर्स आपने जनरेट करने हैं, और रैंडम नंबर्स में जो मेन पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि आपने एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है। लेट्स से आपसे कहा जाता है कि आपने रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं, 50 रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं, लेकिन ये जो रैंडम नंबर्स हैं इनकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। 100 से बड़ा नंबर भी आपने जनरेट नहीं करना, 1 से छोटा नंबर भी आपने जनरेट नहीं करना। तो ये मेन टास्क है आपका कि आप इसको कैसे लेके चलेंगे। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपने रैंडम नंबर फाइंड करना होता है वो आप रैंड कमांड देंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, मॉडुलस क्या करेंगे 100, ठीक है। मॉडुलस भाई उतने ही नंबर से मॉडुलस करेंगे जितने से आप उसको नंबर से कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। द एक्सप्रेशन n मॉडुलस m प्रोड्यूसेस ए वैल्यू इन द रेंज 0 m-1। अब m क्या है, लेट्स से कि आपके पास m 100 है और n क्या है, n भी 100 है। 100 मॉडुलस 100 क्या आंसर आएगा आपके पास, मॉडुलस क्या करता है आपके पास जो रिमाइंडर है वो रिटर्न करता है, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये लिखा हुआ है 0 से m-1, m-1 क्या होता है 99, 0 से 99 तक आपका आंसर आएगा। लेट्स से कि m आपका क्या था 100, 199 हो गया, तो जब ये डिवाइड होगा 100 से तो रिमाइंडर बचेगा 99। जब यही नंबर आप 199 से 200 कर देंगे तो 100 मॉडुलस आपके पास 200 क्या आ जाएगा, मॉडुलस 0, दोबारा वो 0 हो जाएगा, 100 आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो ये आप कमांड्स लिख के भी चेक कर सकते हैं कि 0 से अगर 99 चाहिए तो आपके पास ये आ जाएंगे। इसके अलावा होता है 1 से आपने 100 तक नंबर जनरेट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, रैंड मॉडुलस 100 + 1। ये जो मॉडुलस में आप लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आना है इस कमांड पूरी का, ये इससे एक कम आंसर आएगा। तो आप 100 लिखेंगे तो इसका आंसर 0 से 99 तक आपके पास आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि मॉडुलस बेसिकली वही चीज़ है ना कि जब आपके पास इधर जो नंबर है वो इसकी रेंज का आ गया तो फिर तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो अगर वो उससे अलहदा आ गया, लेट्स से कि यहाँ पे नंबर आपके पास जनरेट हुआ है 299 मॉडुलस 100 क्या आंसर आएगा 99। अगर यहाँ पे नंबर आपके पास जनरेट हो गया 300 मॉडुलस 100 क्या आएगा 0, रिमाइंडर बचेगा, तो फिर आपके पास 0 आ गया। अगर यहाँ पे नंबर आ गया 550 मॉडुलस 100 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 50। तो 50 आपके पास मतलब यहाँ पे जो नंबर जनरेट हो रहा है वो एक रेंज में हो रहा है 0 से 99 तक। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने 1 से 100 तक नंबर जनरेट करने हैं तो फिर आपको +1 की इक्वेशन एक बनानी पड़ेगी और +1 लिखना पड़ेगा, ताकि अगर इसका आंसर लेट से 0 भी आया तो उसमें +1 हो के आपकी रेंज वो पूरी हो जाए ना, वो वैल्यू आ जाए। तो ये जो इक्वेशन डेवलप करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए कि रैंडम नंबर्स, लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है 1000, उनकी रेंज कितनी होनी चाहिए 50 से 100 तक। तो अब आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी कि 50 से 100 के दरमियान आप कैसे नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, वहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, 49 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। ये जब आप फोकस करेंगे इसको तो फिर आपको समझ आएगी अच्छा इस रेंज पे करने के लिए मुझे ये कमांड लिखनी पड़ेगी। इसी तरह एक ये प्रोग्राम लिखा हुआ था, किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप पे कि ये प्रोग्राम सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो ये प्रोग्राम बेसिकली डाई का प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप मतलब ये लूडो खेल रहे हैं, उसमें आपके पास कोई भी इंटीजर आता है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं strand, आपने सबसे पहले स्टैटिक कास्ट अनसाइंड, आप CSTD लाइब्रेरी को यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब रैंडम नंबर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। और strand क्या है सीड वैल्यू, जो भी मैंने आपको बताई है, उसमें आपने वही कमांड लिख दी कि हर एक सेकंड के बाद आप उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं। पर इंटीजर i = 0, i <3, i++, ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब क्या कर रहे हैं 0 से 2 तक जा रहे हैं, 0 1 2 आप जा रहे हैं। उसके बाद इंटीजर वैल्यू क्या है = रैंड मॉडुलस 6 + 1। इसका क्या मतलब है कि अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं उसका मॉडुलस आप क्या ले रहे हैं 6 से, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा 0 से 5 तक आंसर आएगा +1 हो जाएगा। अगर इसका 0 आंसर आता है तो +1 1 हो जाएगा, अगर 2 आंसर आ रहा है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 आंसर इसका आ रहा है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा आंसर आपके पास नहीं आएगा, 1 से 6 तक इसका आंसर आएगा, तो वैल्यू आपके पास जो भी होगी। अब आप वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें, स्विच में क्या स्विच कर रहे हैं वैल्यू को, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे आंसर 1 आता है तो केस जो 1 है वो टच हो जाएगा, तो उसके मतलब आपका मतलब है कि एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, वो प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक आपने यूज़ कर लिया। इसी तरह केस 2, अगर आपके पास वैल्यू यहाँ पे 2 इसका आंसर आ रहा है तो केस 2 पे चला जाएगा और 2 स्टार आपके प्रिंट हो जाएंगे STDCout पे बस। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 हो जाएगा, अगर 4 आंसर आ रहा है तो 4 हो जाएगा, 5 आ रहा है या जो भी आ रहा है, मतलब आपने ये गेम बना दी है ना। तो जो भी रैंडम नंबर आएगा उसको आउटपुट पे आपने शो करवा देना है। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, अगर आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ है और ये रैंड मैंने जो ऑलरेडी अभी आपको बता दी है तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है समझाने वाला। इस तरह के आपके पास लेट्स है कि यहाँ पे आपने फॉर i = 0, i <3, मतलब 3 नंबर जनरेट करने थे ना, 0 1 2 1 2 तक, मतलब 3 आइट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप i <50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, तो हर दफ़ा डिफरेंट आंसर आता रहेगा। तो जो आउटपुट पे आपके पास 3 आंसर आ रहे हैं वो पहली दफ़ा नंबर जनरेट हुआ वो 4 बन गया था, अगली दफ़ा 6 बन गया था, अगली दफ़ा 1 बन गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये जो प्लस और स्टार लाइनें लगी हुई हैं ये कहाँ से लगी हुई हैं, ये आपने खुद यहाँ पे लगाई हुई हैं, STDCout पे प्लस और ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं, उसके बाद ये साइड्स पे भी लाइंस लगाई हुई हैं और स्टार लगाया हुआ है, तो ये आपकी लाइंस उस वजह से आ रही हैं। और जो नीचे वाली लाइन है वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है। तो जब ये आपके पास स्विच हो जाएगा, केस रन हो जाएगा और लास्ट पे दोबारा वो लाइन प्रिंट होनी चाहिए, ये जो लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई हुई एक टॉप पे हो रही है और एक बॉटम पे हो रही है। ये आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी करनी चाहे ना भी करें, जस्ट आपको समझाने के लिए कि रैंडम नंबर्स इस तरह से यूज़ करते हैं और ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये था बेसिकली आपके पास फंक्शंस जो ऑलरेडी बिल्ड इन हैं उनको आपने कैसे यूज़ करना है क्या नहीं है। तो अगर आपको अभी समझ आ गई है तो ठीक है, अगर आप को समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई और चीज़ पूछनी है तो तभी पूछ सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों किया, ये कैसे हुआ। अगर कहते हैं प्रोग्राम को रन करने हैं तो प्रोग्राम ही मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ। तो जिस तरह आप कहते हैं अभी मतलब स्लाइड तो ये कवर हो गई है इस लेक्चर की, अगर आपने कुछ और पढ़ना है तो वो भी बता दें। या अभी सर अब हम बुक से तो अगर कोई भी इशू हो तो हम आपसे क्लियर कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, अगर कोई भी मसला हुआ क्लियर कर लेना। अगर आप लेट्स से कि नेक्स्ट चैप्टर की भी समझ नहीं है, चैप्टर 9 जो फंक्शंस आपने खुद लिखने हैं तो वो भी आप कोई क्लास अरेंज इसी तरह कर सकते हैं। लेट्स से कल क्लास को अरेंज कर लें 1 घंटे की 1.5 घंटे की, कभी भी अरेंज कर सकते हैं।
सर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे दोबारा अरेंज करवाएंगे एक और। हाँ सही है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया नहीं पता तो मतलब आप अरेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा वो। अगर अभी कहते हैं कि प्रोग्राम भी कुछ रन करके दें तो वो भी मैं आपको रन करके दे सकता हूँ, अभी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है आसान, सारे आप खुद ट्राई करें तो आपको मज़ा आएगा ना इसको करने में। जी अगर सर। फिर समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। सही है, चलें ठीक है, फिर आज की क्लास एंड होती है। और अभी कितने स्टूडेंट हैं मेरे पास? आई थिंक 20 स्टूडेंट हैं सिर्फ क्लास में। जी सर। चलें सही है, काफ़ी हैं 20। सर वो एक पॉइंट था उसमें लास्ट वाले लेक्चर में से, सर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दें। हाँ नेक्स्ट में कर दूंगा, या अभी क्या अभी है तो अभी पूछ लो, या वो नेक्स्ट मैंने में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर आप पूछना, फिर सबको समझ आ जाएगी। सर वो मैंने मार्क किया हुआ है। ओके सर, बुक में से। हाँ नेक्स्ट में पूछना ना, ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर उनका भी क्लियर हो जाएगा, अगर उनका भी वही क्वेश्चन हुआ जी था। सर, ठीक है सर। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है ओके। सर, अल्लाह हाफिज़। आधे बच्चे तो इस्लामियात की क्लास लेने गए हैं।